Hello everyone, welcome back and continuing on to our next lecture, which is about radioisotopes uh, and their uses. Uh, this video lecture is a continuation of video series on radioactivity, जिसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। मैंने एटम के स्ट्रक्चर पे बात की थी और फिर न्यूक्लियस पे स्पेसिफिकली हम डिटेल में हम डिस्कशन की थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एंड देन रेडियो एक्टिविटी टाइप ऑफ रेडिएशंस और उनके प्रॉपर्टीज़। फाइनली हमने हाफ लाइफ पे बात की थी और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की थी। ये वाला जो चैप्टर है इट्स अबाउट रेडियो आइसोटोप्स. So before moving on to radioisotopes, I would first like to highlight the concept of isotopes. So what are isotopes? Isotopes are the elements of the same type. So इसका मतलब ये है कि एक ख़ास एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं ये. सो इट मीन्स दैट फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंट है मेरे पास कार्बन. So S we will have different type of carbon. So for example first type, second type, third type. ये जो इसके तीन टाइप्स हैं इन टाइप्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं and those will be called isotopes of carbon. What are their characteristics and how do they different? What is in common in them? जिस तरह से मैंने बात की थी कार्बन के आइसोटोप्स हैं 1 2 3. यहाँ पे मैं रैंडम नेमिंग दे रहा हूँ 1 2 3. इनके कॉमन फीचर्स ये होंगे कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा. एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो फॉर एग्जांपल अगर कार्बन की हम बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 होगा, एटॉमिक नंबर इसका 6 होगा. सो इट विल हैव सेम एटॉमिक नंबर. सो डिफरेंस क्या होगा इनमें? डिफरेंस ये होगा कि दे विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. सो मे बी वन कैन हैव n is equal to 6. Another element, another isotopes will n is equal to 7, n is equal to 8. So number of neutrons जो है इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस में डिफरेंट है. So these elements or these atoms will be the isotopes of carbon, we call them. ज़ाहिरी बात है जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं तो हमारे पास उनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा. बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z, न्यूट्रॉन नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय N. सो मास नंबर हमारे पास होता है A इज़ इक्वल टू Z plus n. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है. इस वजह से उनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू highlight in the definition of isotopes. Isotopes different types of होते हैं. They can occur naturally. Naturally means कि हम कोई ह्यूमन इंटरवेंशन ना करें और जिस तरह से नेचर में लॉज चल रहे हैं उनके मुताबिक जो बन रहे हैं, दैट मीन्स नेचुरली. सो नेचुरली अकरिंग भी होते हैं एंड वी कैन इवन मेक देम इन लेबॉर्ट्री. नेचुरली अकरिंग जो आइसोटोप्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल और इनकी हाफ लाइफ फिर बहुत ज़्यादा होती है. इनका डिके जो होता है
रेट इट्स वेरी लेस। और जो जो हम लेबॉर्ट्री में बनाते हैं नॉर्मली दे आर अनस्टेबल and they decay very faster because they are unstable. सो लेबॉर्ट्री में हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक एटम है, प्रोटॉन इसमें 6 है, न्यूट्रॉन भी इसमें 6 हैं, इसके गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो so this is the nucleus. I will highlight it by black, not by black but yellow. So this is the nucleus of the atom. जहाँ पे मैंने लार्ज बनाया, नॉर्मली मैंने बात की थी कि न्यूक्लियस का साइज़ बहुत स्मॉल होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। सो अब इस से मैं एक आइसोटोप कैसे बनाऊंगा कि मैं एक न्यूट्रॉन लूँगा। सो व्हाट विल हैपन इज़ दैट न्यूट्रॉन को मैं किसी ख़ास वेलोसिटी से फेंकूँगा, यानी किसी ख़ास स्पीड से फेंकूँगा और किसी ख़ास एंगल से फेंकूँगा, वो जाके न्यूक्लियस में हिट करेगा। इज़ अ रिज़ल्ट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 6 + 1 = 7 हो जाएंगे। तो हम एक हमने क्या किया कि इनका कार्बन का आइसोटोप हमने बना दिया इस तरह लेबॉर्ट्री में। सो जो लेबॉर्ट्री में हम बनाते हैं दे आर अनस्टेबल, और चूँकि अनस्टेबल होते हैं सो दे इमिट रेडिएशंस, और रेडिएशंस जब इमिट करते हैं सो दीज रेडिएशन कैन बी अल्फ़ा, बीटा, gamma or others. Normally these three are the radiations. And why do they emit radiation? Because they are unstable, or they have to go towards a more stable state, and they achieve this by emitting radiation and releasing the energy. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने जिस तरह से एग्ज़ाम्पल दी है यहाँ पे मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूँ। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉन एटम स्ट्रक्चर, जिसमें बाहर में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं और सेंटर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में वाइट में न्यूट्रॉन है और इन ग्रीन वी हैव प्रोटॉन्स। सो कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, उनका सम जो है वो 12 होगा। कार्बन 13 में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 7 होंगे, जो कि मैंने इधर हाईलाइट किए, और यहाँ पे 6 होंगे, और कार्बन 14 में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 8 होंगे। नेचुरली अगर हम कार्बन ले लें, नेचुरली मीन्स किसी दरख्त में अगर कार्बन, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में कार्बन होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम दरख्त का कोई सैंपल लें और उससे कार्बन एक्सट्रैक्ट करें, तो नेचुरली किसी भी सोर्स से अगर हम कार्बन निकालते हैं तो 98% उसमें कार्बन 12 होता है। सो अगर 100 एटम्स हो तो उसमें 98.89 एटम्स जो हैं वो कार्बन 12 के होंगे। 1.11% कार्बन 13 का होगा, और बाकी जो मकदार बच जाती है दैट इज़ कार्बन 14। कार्बन 14 is normally more unstable, that's why its percentage is also low, and also it decays, it emits radiations, carbon 14। जो एटम जितना स्टेबल होगा उतनी उसकी हाफ लाइफ लंबी होगी, और जितना अनस्टेबल होगा उसकी हाफ लाइफ उतनी कम होगी। सो स्टेबिलिटी एंड half life of an atom are somehow linked. If one is more, the other will be also more. Half life अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। आइसोटोप्स ऑफ ये तो मैंने एक मिसाल दी है कार्बन की। कार्बन के नेचुरली 3 आइसोटोप्स होते हैं, और एक और भी आइसोटोप्स ये लेबॉर्ट्री में हम बना सकते हैं, कार्बन 11,
हम क्या करेंगे कि एक न्यूट्रॉन इससे निकाल लेंगे. सो दैट इज़ कार्बन 11, बट दैट इज़ वेरी अनस्टेबल, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो बहुत कम है. और हाफ लाइफ हमें क्या बताता है कि ये किस रेट से रेडिएशन इमिट कर रहा है, या किस रेट से ये रेडिएशंस वो कर रहा है. तो कार्बन 11 का हाफ लाइफ है 20 मिनट्स, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल. कार्बन 14 की मैंने बात की थी, इसकी हाफ लाइफ है 5700 ईयर्स. सो दैट इज़ ह्यूज. और नेचुरली हमारे पास जो अकरिंग रेडिएशंस हैं, अगर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नोन है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी कितने टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस जो कि हमें पता है हो सकते हैं, दोज आर 3000. सो 3000 में से जो स्टेबल हैं, इनमें से जो स्टेबल हैं वो हैं हमारे पास 257. सो इट मीन्स दैट a large quantity of known number of nuclei are unstable, or and they emit radiations, and the half life can range from millisecond means 1/1000 of a second. It's a very short duration, and it can range up to uh, uh, million of years. So this is how their half life can vary. नॉर्मली जब हम रेडिएशन की बात करते हैं तो हम अल्फ़ा बीटा और गेमन के मुतालिक सोचते हैं. एंड नॉर्मली हमारे जहन में एक खौफ सा आता है रेडिएशन के मुतालिक कि ये जो रेडिएशंस हैं ये हमें किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए और किसी तरह से हमारी बॉडी को हार्म ना करे, बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा प्रोड्यूसेस आयनाइजेशन, और गेमर रेज कोई स्टॉप नहीं कर सकता, हर जगह में से पास हो जाते हैं, इवन इट गोज थ्रू द बॉडी. बट इनका सेफ यूज़ जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आसान कर देता है और बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं. एंड दीज आर here are the uses that I have discussed in this lecture. We can preserve food with the use of radiations. It means that अगर हमारे पास एक माल्टा है और इसमें मेरे पास कोई बैक्टीरिया है, generally bacteria are found everywhere. So what will happen is that इस माल्टी की जो एज होगी, because of this presence of microorganisms which are bacteria, they will try to breed and produce more bacteria. as a result माल्टा एक दिन में या 2 दिन में ख़राब हो जाएगा. हम क्या करते हैं कि इस माल्टे को एक पैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है, शॉपर फॉर एग्ज़ाम्पल, ताकि इसमें से कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर ना हो सके. अब हम इसमें से रेडिएशन पास करते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन इज़ दैट दीज रेडिएशन जो कि किसी भी अनस्टेबल आइसोटोप से निकलेंगे, they will hit these microorganisms and they will kill them. So what will happen is that these radiation will not affect the food. इस माल्टे को फॉर एग्जांपल, इस केस में माल्टे का ना कोई कलर चेंज होगा, ना कोई शेप चेंज होगा, और ना शॉपर हमें खोलना पड़ेगा. हम सिंपल इनमें से रेडिएशन गुजार रहे हैं और जर्म्स मार, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब मर जाएंगे तो एज ए रिज़ल्ट हम इस फूड को ज़्यादा देर तक रख सकते हैं. हम मे बी 10 days के लिए इसको
रख सकें. सो वी कैन प्रिजर्व फूड. और फ्रिज में नॉर्मली हम रखते हैं लेकिन फिर भी 2 दिन में या 3 दिन में ख़राब हो जाता है. सो दिस इज़ वन वे दैट वी कैन एक्सटेंड इट्स लाइफ. बट अगेन रेडिएशन जब पास करेंगे तो फूड का टेस्ट थोड़ा सा चेंज होगा, विच इज़ अ बैड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग रेडिएशन. दूसरा ये है कि स्टरलाइजिंग. इसमें भी यही होता है कि जिस तरह मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, इनमें भी एक बॉडी के जर्म्स दूसरे बॉडी में अगर ट्रांसफ़र हो जाए तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं. तो हम क्या करते हैं कि जो भी इक्विपमेंट्स अगर हमने किसी और जगह पे यूज़ करने हो तो उनको हम स्टेरलाइज करते हैं. स्टेरलाइज मीन्स के उनको जर्म्स से साफ़ कर देते हैं. सिरिंज है फॉर एग्जांपल, इसमें दूसरी बॉडी की जर्म्स हैं, अगर उनको मारना है हम इस पर रेडिएशन बम्बार्ड करेंगे, रेडिएशन फेंकेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जर्म्स मर जाएंगे और सिरिंज दोबारा से साफ़ हो जाएगा. अगर हमारे पास रेडिएशन ना होते हम इसको हीट अप करते हैं तो सिरिंज प्लास्टिक का है तो वो ख़राब हो जाता. सो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द सिरिंज वी कैन मेक इट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री. तीसरा है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ मोर ऑफ रिसर्च पर्पसेस. हम क्या करते हैं कि कोई भी हमें पता है कि कोई भी दरख्त होता है, अगर इसमें हम खाद डाल लें तो होता क्या है कि ये खाद जड़ों में पहले चला जाता है और जड़ों में किसी ख़ास फिनोमेना से ये एब्ज़ॉर्ब होता है और ऊपर जाके दरख्त के स्टेम तक आता है और देन इट इज़ this food is then transported to different parts of the plant. And if we want to know how all these processes occur, हम क्या करते हैं कि खाद में भी रेडिएशन डाल देते हैं. तो खाद के साथ अगर रेडियो आइसोटोप डालें तो होगा क्या कि वो रेडियो आइसोटोप भी साथ में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब जब वो रेडियो आइसोटोप साथ में से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो तो रेडिएशन एमिट करेगा. तो यहाँ पे हम डिफरेंट जगह पे ये रेडिएशंस निकल रही होंगी और हम उनको नोट कर रहे होंगे कि अच्छा यहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, रेडिएशन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज these radiation will be following the path of those agricultural things. So this is how we track the different processes in the plant. तीसरा है मेडिकल यूज़. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ एंड ऑल्सो देयर थेरेपी. डायग्नोसिस क्या होती है कि कोई भी बीमारी है, हमें पता नहीं है कि बीमारी है क्या, क्या मसला है, तो उसको जानना इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस. और कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं तो सबसे पहले बीमारी को जानते हैं, पहचानते हैं क्या मसला है. दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस, जो कि डॉक्टर करता है. देन यू आर गिवन सम मेडिसन एंड दिस इज़ कॉल्ड थेरेपी. उसकी ट्रीटमेंट कहते हैं हम उसको. सो दिस इज़ ऑल्सो डन थ्रू रेडिएशंस. हमें पता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ और बॉडी दे एब्जॉर्ब डिफरेंट केमिकल्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा जो गला है, थायराइड ग्लैंड, इट एब्जॉर्ब आयोडीन. और हमारा ब्रेन जो है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करता है. सो वी नो डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से रेडिएशन या कौन कौन से केमिकल एब्जॉर्ब करते हैं. तो हम करते क्या है कि ये जो रेडियो आइसोटोप्स हैं, जिसको मैंने RI से लिखा है, इसको हम चिपका देते हैं इसी केमिकल से जो कि हमारे ऑर्गन ने एब्जॉर्ब करना है. अब होता क्या है कि जब इसको एब्जॉर्ब करेगा तो साथ में रेडियो आइसोटोप को भी एब्जॉर्ब करेगा. और इसी तरह से ये वाला जो रेडियो आइसोटोप है ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये फिर ब्लड में शामिल हो जाएगा और जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाएगा.
तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये आयोडीन है, आयोडीन के साथ हमने चिपका दिया, तो आयोडीन जब गले तक पहुंचेगा आयोडीन विल बी अब्जॉर्ब। तो गले में हम पता चला सकते हैं कि कितना आयोडीन वो एब्जॉर्ब कर रहा है। और इस एब्जॉर्बशन से एक नॉर्मल गला कितना एब्जॉर्ब करता है, एक एबनॉर्मल गला कितना एब्जॉर्ब करेगा। अगर नॉर्मल ना हो तो इट्स एबनॉर्मल, तो वी कैन नो कि क्या मसला है बॉडी में और कोई ऑर्गन फंक्शन सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। Therapy, this is diagnosis because we are not treating it, we just know कि कोई ऑर्गन सही है या सही काम नहीं कर रहा है। दूसरा स्टेज इज़ थेरेपी। थेरेपी में हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इंसान की बॉडी में पता चल गया, अच्छा इसके पाँव के इस हिस्से में कुछ कैंसर सेल्स हैं, तो हम करेंगे क्या कि इस पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बम्बार्ड करेंगे जो कि इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। सो what will happen is that all these cells will die and कैंसर जो होगा वो दूसरे पार्ट तक नहीं जाएगा। And this is how we treat them. And the type of radioisotopes that we use in the destroying cancer cells is cobalt 60. अगेन फाइनल है रिडक्टिव डेटिंग। रिडक्टिव डेटिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमें मिला है तो हम उसकी डेट निकालें कि ये कब ये ऑब्जेक्ट था। नॉर्मली हमारे पास खंडरात में से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी एनिमल का बोन मिल गया, ठीक है, उसकी हड्डी मिल गई, और हमने ये जानना है कि ये हड्डी या ये ऑर्गेनिज्म कब ज़िंदा था। सो द क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज इट अलाइव। अगर इस क्वेश्चन को हमने आंसर करना है, नॉर्मली यू आर नॉट अ मैजिशियन, ये तुम्हारे पास कोई और गैब का इल्म नहीं है, तो तुम रेडिएशन के थ्रू इसकी लाइफ बता सकते हो। कैसे? मुझे ये हड्डी मिली है और मुझे ये पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कार्बन होता है। ये बात याद रखो, ईच लिविंग थिंग हैज़ कार्बन इन देयर बॉडी। हमें ये बात पता है कि अब चूँकि ये भी चूँकि पहले लिविंग थिंग था, अभी तो ये नॉन लिविंग थिंग है, हमें ये पता होगा कि इसमें कार्बन तो होगा, ठीक है। अब नेचुरली कार्बन जो है इट हैज़ सम परसेंटेज। मैं बताया था कि कार्बन 12 इतने परसेंट, 13 इतने परसेंट, इतना परसेंट। तो लेट्स से हमें पता चल गया कि इसमें से इसमें से ये वाला पोर्शन जो है इतना जो है कार्बन है। अगर ये लिविंग थिंग होता, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता, तो इसमें कार्बन 14 कितने परसेंट रह जाता है, तकरीबन 1% रह जाता है। तो इसमें से 1% जो होगा वो कार्बन 14 होगा, और कार्बन 14 की इतनी तादाद होगी, दैट इज़ शोन इन ग्रीन। बट जो ही ये मर जाता है तो ये जो तादाद होगी ये चेंज होगी, बिकॉज कार्बन 14 इज़ रेडिएक्टिव। Carbon 14 is जितना दिन कम होते जाएंगे या गुज़रते जाएंगे उतना ये जो कार्बन 14 की क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि इट रेडिएट्स, ये
ये रेडिएशंस निकलेंगे इससे, तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो मे बी एट दिस पॉइंट हमारे पास कार्बन 14 की क्वांटिटी इतनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा पहले इतनी क्वांटिटी थी, अब इतनी हो गई है, कितनी कम हो गई है। हमें ये पता है कि कितने टाइम में वो कितने रेडिएशन एमिट करेगा, उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा इस द वन इन ग्रीन से, इस साइज से द वन इन ब्लू तक पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा या जितना मटेरियल लॉस हुआ ये कितने टाइम में होगा, और उससे हम उसकी एज बता सकते हैं। And we can tell the age of any organisms 50 to 60,000 years ago. So इतने हम पुरानी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि कितनी उनकी उम्र है या कब, कितने साल पहले ये जिंदा थे। So this is the different uses of radiations. तो आज के बाद इस लेक्चर से ये सबक ले लेना कि रेडिएशंस दे आर नॉट हार्मफुल इफ़ दे आर यूज्ड प्रॉपरली। हमें इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है और हम बहुत फ़ायदा इससे उठा रहे हैं अभी भी।